हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल कालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने औरंगज़ेब के बारे में देखा था, यानी जितने भी राजनीतिक शासक हुए हैं बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक, सबको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, फिर प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मुग़ल केंद्रीय प्रशासन। और मुग़ल केंद्रीय प्रशासन में आपको पता होगा जो शासक होता था, जो बादशाह होता था, वही सर्वे सर्वा होता था, यानी सारी शक्तियाँ उसी के पास होती थीं। बादशाह से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, ये बाबर का कहना था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। ये बाबर का कथन था, इसको याद रखिएगा। अब राजत्व का सिद्धांत हम लोग बात करते हैं। तो राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब ये है, फर इज़ दी। अभी इसका मैं मतलब भी बताता हूँ हर एक चीज़। पहले सिंपल शब्दों में समझ लीजिए राजत्व सिद्धांत क्या है। राजत्व का सिद्धांत कहता है कि जो राजा है उसमें सारी शक्तियाँ निहित हैं। ईश्वर ने उसको जनता पर शासन करने के लिए भेजा है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा शासन कर सकता है। राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि सारी शक्तियां राजा के पास हैं, ईश्वर ने उसको भेजा है जनता पर शासन करने के लिए। राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसकी प्रतिछाया होता है, उसका दूत होता है। ठीक है, तो ये सब राजत्व का सिद्धांत है। अब मुग़ल प्रशासन को आपको पता ही होगा, पूर्णतः केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत का मतलब ये था कि जो केंद्र होता था उसमें सारी शक्तियाँ होती थीं, यानी केंद्र के पास सेंट्रलाइज्ड डिस्पोटिक इसको बोलते हैं, निरंकुश केंद्रीकृत शक्तियाँ शासक के पास होती थी। चाहे सेनापति की बात हो तो सबसे बड़ा सेनापति बादशाह होता था, न्यायाधीश की बात हो तो सबसे बड़ा न्यायाधीश बादशाह होता था। अबुल फजल कहता है कि बादशाह जो होता था वो ईश्वर का प्रतिनिधि था और पृथ्वी पर उसका दूत था, यानी ईश्वर का दूत कौन होता था? राजा। ईश्वर का प्रतिनिधि राजा। ये सब राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अब एक शब्द यहाँ पर मैंने आपको बताया, फर ए इज़्दी। तो फर इज़्दी क्या है? यह एक दैवीय प्रकाश है। फर इज़्दी क्या है? यह एक दैवीय प्रकाश है जो परमात्मा से निकलता है और सूर्य की किरण के समान राजा को अवलोकित करता है। तो फर इज़्दी में विश्वास करता था। राजत्व का सिद्धांत किस में विश्वास करता है? फर इज़्दी यानी दैवीय प्रकाश में विश्वास करता है कि ईश्वर के द्वारा एक प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश किसको अवलोकित करता है? राजा को, यानी राजा के पास आता है। तो ये था राजत्व का सिद्धांत। और उपाधि की बात करें तो इसी भावना के अनुरूप अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की प्रतिछाया या ईश्वर की परछाई। तो ये जो बादशाह होता था मुग़ल काल में, ये अपने को क्या कहता था कि मैं जिल्ले इलाही हूँ। अकबर ने अपने आप को क्या कहा? जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर की परछाई कहा। 1579 में अकबर ने महाजर की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक घोषित किया। अब महाजर की घोषणा क्या थी, इसको समझ लेते हैं। तो 1579 ईस्वी में महाजर की घोषणा की, और महाजर की घोषणा के अंतर्गत अकबर ने क्या किया कि अगर धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच कोई बहस होती है, विवाद होता है, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? बादशाह करेगा कि क्या सही है क्या गलत। प्रशासन की बात करते हैं अब। तो कहा जाता है जो भाषा थी वो फारसी थी। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। याद रखिए, मुग़लों की जो मातृभाषा थी, मातृभाषा वो थी चगताई तुर्क। मैंने आपको शुरू में ही बताया, चगताई तुर्क पहले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन इनका जो प्रशासन का भाषा था, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, आधिकारिक भाषा, तो ये जो थी ये फ़ारसी थी, यानी राजभाषा फ़ारसी थी, लेकिन मातृभाषा चगताई तुर्क थी। यह आपको याद रखना है। कागज़ी राज क्या था? तो अत्यधिक कागज़ों के प्रयोग के कारण मुग़ल प्रशासन को कागज़ी राज भी कहते हैं। मुग़ल प्रशासन को क्या कहते हैं? कागजी
राज, क्योंकि मुग़ल प्रशासन में लिखने के लिए कागज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको पेपर स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की राजधानी, यानी कहाँ से प्रशासन शासन होता था, मुग़ल साम्राज्य की राजधानी क्या होता थी। तो 1556 से लेकर 1569 तक आगरा रही। तो अकबर ने सबसे पहले राजधानी क्या बनाया, आगरा। याद रखिए, सबसे पहले अकबर ने आगरा राजधानी बनाया, फिर फतेहपुर सीकरी को कुछ समय के लिए बनाया, यानी 1569 से 1584 तक, फिर लाहौर को भी बनाता है अकबर, और फिर वापस आगरा को बनाता है। फिर जब जहांगीर के समय में भी राजधानी आगरा ही रहती है, लेकिन जो शाहजहां आता है वो राजधानी बदल देता है और वो राजधानी आगरा से कहाँ कर देता है, दिल्ली। तो याद रखिए, अकबर के समय तो राजधानी बदलती रही, सबसे पहले आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और फिर आगरा हुआ। जहांगीर के समय ही आगरा रहती है, लेकिन शाहजहां के समय में शाहजहानाबाद या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है शाहजहां। तो ये याद रखिए, दिल्ली किसने राजधानी बनाई थी, शाहजहां ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब केंद्रीय प्रशासन की धुरी कौन था, बादशाह, यानी जो केंद्र प्रशासन होता था उसमें सबसे प्रमुख कौन होता था, बादशाह होता था। अब इसमें एक शब्द आता है जहांबानी। तो जहांबानी का मतलब होता है राज की रक्षा, और जहांगीरी का मतलब होता है अन्य राज्यों पर अधिकार या विस्तार। अब ये राजा के दो उद्देश्य थे, यानी जो ये बादशाह होता था इसका कितना उद्देश्य होता था, दो उद्देश्य था। इसका काम था दो, एक जहांबानी यानी अपने राज्य की रक्षा करना, और एक जहांगीरी यानी अन्य राज्यों पर अधिकार करना। और सारे मुग़ल शासकों ने यही किया, यानी अपने राज्य की उन्होंने रक्षा की और अन्य राज्यों पर अधिकार किया। तो यही मुग़ल बादशाहों का अधिकार होता था, उनका उद्देश्य होता था। जहांबानी राज्य की रक्षा करना और जहांगीरी राज्यों पर अधिकार करना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बादशाह क्या होता था, तो सर्वोच्च व्यवस्थापक होता था, सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश बादशाह, सबसे बड़ा सेनापति बादशाह, सबसे बड़ा व्यवस्थापक बादशाह। तो ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। खासा शरीफा जो होता था, ये राजा का रॉयल इस्टेब्लिशमेंट, यानी उसका जो प्रतिष्ठान होता था, उसकी प्रतिष्ठा होती थी, उसको खासा शरीफा कहते हैं। तो राजा का जो सम्मान होता था उसको क्या कहते हैं, खासा शरीफा कहते हैं। खासा शरीफा पे आँच नहीं आनी चाहिए, यानी कि राजा के प्रतिष्ठान में, उसके सम्मान में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बाबर और मुग़लों ने खलीफा की नाम मात्र अधीनता भी स्वीकार नहीं की। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर पादशाह की उपाधि धारण की। तो ये चीज़ एक डिफरेंट है कि जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहते हैं, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश हो, वो सुल्तान की अधीनता स्वीकार करते हैं, खलीफा की अधीनता स्वीकार करते हैं और सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक वो अपने आप को सुल्तान कहलाते हैं। लेकिन ये जो मुग़ल काल है, मुग़ल वंश हैं, यहाँ के जो शासक थे, ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं, पादशाह या बादशाह कहते हैं। और ये खलीफा की अधीनता भी नहीं स्वीकार करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने राजा के बारे में बात किया कि भाई इस केंद्र में सबसे ऊपर कौन होता था, राजा होता था, शासक, बादशाह। अब दूसरा जो सबसे प्रमुख होता था पद, वो वजीर का होता था, जिसको वकील भी कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति का दौर। तो साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। वकील या वजीर कौन होता था, साम्राज्य का प्रधानमंत्री। सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार इसको प्राप्त थे। अब बाबर और हुमायूं के काल में वजीर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था, वजीर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। और ये जो बाबर का वजीर था वो कौन था, निज़ामुद्दीन खलीफा था। और हुमायूं का वजीर कौन था, अमीर उवैस। याद रखिए, हुमायूं का वजीर अमीर उवैस और बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन खलीफा। और इस समय वजीर, ये जो प्रधानमंत्री होता था, बहुत शक्तिशाली होता था। अकबर के प्रारंभिक काल में वजीर को वकील कहा जाने लगा, यानी कि जो अकबर आया तो उसने वजीर को क्या कहना शुरू कर दिया, वकील। और इसका जो पहला वकील था वो था बैरम खान।
इसी को वकील मुतलक कहते हैं, यानी वकील को ही वकील मुतलक कहते हैं। और अकबर ने पहला वकील किसको बनाया? बैरम खान को बनाया। बाबर ने वजीर को राजसी ऐश्वर्य का स्तंभ कहा है। यहाँ पे बैरम खान की फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि नहीं है, कोई बात नहीं। शक्ति का विभाजन अकबर की रणनीति। तो अकबर ने क्या किया, वकील जो होता था इसके पास एक अधिकार था, सारी शक्तियाँ इसी के पास होती थी, ठीक है। जैसे बैरम खां को जब इसने प्रधानमंत्री बनाया यानी वकील बनाया, तो धीरे धीरे देखा इसने कि बैरम खां शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इसने क्या किया, वकील की यानी बैरम खां की शक्तियों, वैसे तो बैरम खां की हत्या कर दी जाती है 1560 के आसपास। जब बैरम खां की हत्या कर दी गई तो उसके बाद अकबर को मौका मिल गया और इसने वकील की शक्तियों को कम कर दिया, यानी कि जो वकील की शक्तियाँ थी उसको 4 भागों में बांट दिया, यानी वकील का महत्व कम कर दिया। यानी वकील के कुछ अधिकार दीवान को दे दिए गए, कुछ अधिकार मीर बख्शी को दे दिए गए और कुछ अधिकार मीर समा को दे दिए गए, कुछ अधिकार शूद्र उस सदूर को दे दिए गए। यानी वकील का महत्व धीरे धीरे अकबर ने कम कर दिया। और दीवान कौन होता था? ये राजस्व अधिकारी होता था, वित्त अधिकारी होता था। धन, वित्त, राजस्व संबंधी मामले दीवान देखता था। मीर बख्शी कौन था? ये सैन्य अधिकारी होता था, हालांकि ये सेनापति नहीं होता था। सेनापति जो होता था वो बादशाह ही होता था, तो मीर बख्शी सैन्य अधिकारी था। मीर समा जो होता था ये घरेलू या कारखाने का प्रमुख होता था, यानी घरेलू चीज़ें उपलब्ध करवाता था। जैसे दरबार में किसी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति कौन करवाएगा? मीर समा करवाता था। यानी कारखाने से जो चीज़ें बनती थीं राजाओं महाराजाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो दरबार में रहती थी, उन सभी चीज़ों की पूर्ति, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज़ की आपूर्ति मीर समा करता था। सद्र उस सुदूर जो है धार्मिक प्रमुख था, ठीक है, धर्म से संबंधित चीज़ें करता था और बादशाह को सलाह वगैरह भी देता था। अस्थिरता 1560। बैरम खां के पश्चात 8 माह में 6 वकील बदले गए। महामन का पहली महिला वजीर नियुक्त हुई। तो जैसे जब कहा जाता है जो वकील थे या वजीर थे बैरम खां, जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद अकबर कई लोगों को वकील बनाता है, जैसे महामनगा को, शिहाबुद्दीन को, अतका खां को, ऐसे ही 3-4 लोगों को वकील बनाता है, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे अकबर ने वकील के शक्ति को दबा दिया था, कुचल दिया था। शाहजहाँ के काल तक वकील केवल सम्मान का पद रह गया, यानी शाहजहाँ के काल तक आते आते वकील का पद और घट गया, उसकी वैल्यू और कम हो गई। अब एक मैंने यहाँ जो बताया है आपको 4-5 अधिकारी, यहाँ पे जो 4-5 अधिकारी हैं इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दीवान ये राजस्व और वित्त का प्रमुख होता था। अकबर ने 1564 में वकील की शक्तियों को कम करने के लिए दीवान पद बनाया था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया अकबर ने क्या किया, 1564 में वकील की शक्तियों को कम करने के लिए दीवान पद बना दिया। ये पद कब बनाया? 1564 में। और क्यों बनाया? ताकि वकील की कुछ शक्तियाँ इसको दी जा सकें, दीवान को, तो वकील की शक्ति कम हो जाएगी। और इसको कहते हैं दीवान विजारत कुल, यानी एक प्रकार से ये वित्त विभाग था। और प्रथम दीवान अकबर ने नियुक्त किया मुजफ्फर खान को। राजस्व और वित्त मामलों का प्रधान था, राजस्व नीति का निर्माण करता था, सभी नियुक्तियां करता था, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के आदेश भी यहीं से जारी होते थे। यानी किस अधिकारी की, किस सैनिक की नियुक्ति होनी है, स्थानांतरण होना है, ट्रांसफ़र होना है, किसकी पदोन्नति यानी प्रमोशन वगैरह होना, वो सब चीज़ें कहाँ से पता चलता था? सब दीवान के माध्यम से पता चलता था। सारा कारोबार यही संभालता था, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसकी नियुक्ति होनी है, किसका स्थानांतरण, किसको पदोन्नति करना है, सब कुछ दीवान के अंडर में था। शाहजहाँ के काल में दीवान को वजीर आजम कहा जाता था। तो शाहजहाँ के समय में दीवान को क्या कहा जाता था? वजीर आजम। अब ये जो दीवान अभी मैंने बात किया, ये शाही दीवान होता था। ये जो दीवान था ये कैसा दीवान था? शाही दीवान, यानी केंद्रीय दीवान था, केंद्र में
और इसके अंतर्गत कई विभाग थे। इसके अंतर्गत शाही दीवान के यानी वजीर के अंतर्गत कई विभाग थे जो इसके नीचे काम करते थे। जैसे दीवान खालिसा, ये खालिसा भूमि की देख रेख करता था। खालिसा भूमि यानी कि जो सीधे बादशाह के अधीन होती थी, ऐसी भूमि की देख रेख कौन करता था? दीवान खालसा। और दीवान खालसा अधिकारी जो था ये किसके अधीन था? शाही दीवान के अधीन था। ऐसे ही एक और अधिकारी होता था दीवान जागीर। तो ये जागीर और इनाम की भूमि की देख रेख करता था। इनाम की भूमि, जैसे किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में भूमि दे दी गई तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। और जागीर तो आपको पता ही होगा, आगे पढ़ाऊँगा भी। तो ये सारी जो समस्याएं थी, इससे रिलेटेड जो मामले थे, वो सब दीवान जागीर देखता था। और दीवान जागीर भी शाही दीवान के अधीन ही कार्य करता था। दीवान तन था, ये वेतन से संबंधित मामले देखता था, यानी सैनिकों को और अधिकारियों को वेतन वगैरह बांटता था। फिर दीवान वयुतात जो है ये कारखानों से संबंधित वित्त अधिकारी था। ठीक है, दीवान वयुतात जो था ये कारखानों से संबंधित था। फिर मुशरिफ एक ख़जाना है, ये मुख्य खजांची होता था, यानी केंद्र में जो मुख्य खजांची होता था वो मुशरिफ एक ख़जाना था। अब ऐसे ही था एक मुस्तौफ़ी, ये ऑडिटर जनरल की तरह था, यानी लेखा परीक्षक था। हिसाब किताब रखता था चीज़ों का, कितना पैसा निकाला गया खजाने से, कितना खर्च किया गया। तो ये सब काम मुस्तौफ़ी करता था। इसको ऑडिटर जनरल या लेखा परीक्षक कहते हैं। अब प्रमुख दीवानों की बात करें तो कौन कौन से दीवान किसके काल में हुए? तो जैसे अकबर का जो दीवान था वो मुजफ्फ़र खां था। राजा टोडरमल भी 1582 में दीवान बनता है। ख्वाजा शाह मंसूर भी बना। जहांगीर के समय में दीवान कौन था? एतमादुद्दौला था। औरंगजेब के समय मीर जुमला, फाजिल खां, असद खां, ये सब दीवान थे। और असद खां के बारे में बात करें तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुग़ल दीवान रहा, लगभग 31 वर्ष तक। 1674 से 1707 तक रहा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जहांदार शाह ने इसको वकील मुतलक भी बनाया। तो ये जो असद खान है ये 1707 तक रहता है दीवान। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और अगला बादशाह जहांदार शाह बनता है, तो जहांदार शाह असद खां को क्या बना देता है? दीवान से बना देता है वकील मुतलक। अब बात करते हैं मीर बख्शी। तो मैंने बताया ये सैन्य विभाग का प्रशासक था, प्रमुख था। इसका काम था सैनिकों की भर्ती करना, यानी रिक्रूटमेंट, और हुलिया रखना, यानी सैनिकों का रंग रूप, उनकी पहचान रखना। हुलिया का मतलब उनकी पहचान। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। फिर है मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था, लेकिन सेनापति नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था ये जो मीर बख्शी होता था ये सेनापति नहीं होता था, बस ये सैनिकों की देखभाल, उनकी भर्ती, उनका हुलिया रखना, ये सब करता था। भर्ती जो करता था वो बादशाह ही करता था। सॉरी, मुख्य सेनापति जो होता था वो बादशाह करता था। मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था और सैनिकों की भर्ती वगैरह मीर बख्शी करता था। तो अगर कोई पूछे क्या मीर बख्शी मुख्य सेनापति था? नहीं, ये केवल और केवल सैनिकों से संबंधित एक अधिकारी था। रसद और हथियार की आपूर्ति करता था। रसद और हथियार की आपूर्ति मीर बख्शी करेगा। सैनिकों की भर्ती मीर बख्शी करेगा। हुलिया सैनिकों का कौन रखेगा? मीर बख्शी रखेगा। मनसबदारी व्यवस्था का संचालन मीर बख्शी करेगा। अकबर ने अपने मीर बख्शी लश्कर खान और शहनवाज खान को दंडित भी किया था। कैप्टन हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा है। कैप्टन हॉकिंस जो है वो मीर बख्शी को क्या कहता है? लेफ्टिनेंट जनरल कहता है। फिर मीर बख्शी जो है वेतन, सुरक्षा और गुप्तचर। तो वेतन जो है मीर बख्शी के द्वारा ही दिया जाता था। हालांकि एक और वेतन का अधिकारी होता था दीवान तन,
जो मैंने आपको बताया था, वो भी वेतन दिया जाता, वो भी वेतन देता था। तो मीर बख्शी जो है वेतन कब देता था? युद्ध के समय, यानी जब युद्ध वगैरह होता था तो वेतन देने का काम मीर बख्शी करता था, और सामान्य समय पर वेतन देने का काम दीवान ए तन नामक अधिकारी करता था, जो मैंने आपको पीछे बताया है। अब सेना को वेतन मीर बख्शी द्वारा सरखत पर हस्ताक्षर करने के बाद ही मिलता था। युद्ध के दौरान वेतन यही बांटता था। तो युद्ध के दौरान वेतन कौन बांटता था? मीर बख्शी। और जब जो सैनिक वेतन लेने आते थे, वे सरखत नामक एक पत्र पर साइन करते थे। एक पत्र होता था, हस्ताक्षर उस पर करवाया जाता था। ठीक है। गुप्तचर, तो वाकिया नवीस, बरीद, ये सीधे मीर बख्शी को रिपोर्ट करते थे। तो ये गुप्तचर थे। वाकिया नवीस कौन थे? वाकिया नवीस वैसे न्यूज़ राइटर्स था, यानी ये समाचार वगैरह लिखता था, लेकिन फिर भी गुप्त चीज़ें ये भी बता देता था मीर बख्शी को, और मीर बख्शी जाकर के किसको बताता था? शासक को। तो वाकिया नवीस, बरीद, ये सब गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी थे। सुरक्षा, तो शाही महल की सुरक्षा और यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी मीर बख्शी की होती थी। शाही महल की सुरक्षा करता था, यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा, ये सब मीर बख्शी करता था। अब एक और अधिकारी था मीर ए शमा। तो मैंने बताया था शाही घराने का प्रबंधक होता था, घरेलू मामलों का प्रधान होता था, बादशाह व महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, शाही कारखानों का निरीक्षण करता था। तो ये जो मीर शमा था, याद रखिए, ये जो मीर शमा था ये भी एक पद था, और ये किसके अधीन था? अकबर के समय ये दीवान के अधीन होता था, यानी दीवान के अंडर काम करता था। लेकिन जहांगीर के समय मीर शमा जो था, इसको पूर्ण मंत्री का दर्जा मिल गया, यानी कि मीर शमा जो था वो अब दीवान के अधीन नहीं रह गया। किसके समय? जहांगीर के समय। और औरंगजेब के समय मीर शमा का नाम बदलकर खाने शमा कर दिया जाता है। औरंगजेब जो है वो मीर शमा का नाम क्या कर देता है? खाने शमा कर देता है। यह दीवान बयूतात और मुशर्रफ जैसे अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। तो मैंने बताया था दीवान बयूतात जो था ये भी कारखाने से संबंधित प्रमुख था। तो मुशर्रफ, दीवान बयूतात, ये सब मीर शमा के अधीन होते थे। विजारत और सत्ता का स्वरूप। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि मुग़ल प्रशासन तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित था, यानी इसमें तुर्क और मंगोल का जो प्रशासनिक सिद्धांत था वो इंक्लूड था, ये आरपी त्रिपाठी कहते हैं। जेएफ रिचर्ड्स कहते हैं कि मुग़ल प्रशासन केंद्रीकृत सत्ता थी, इसकी वास्तविकता अलग बात है, और यह अच्छी थी या बुरी थी यह दूसरी बात है, ये जेएफ रिचर्ड्स कहते हैं। कुल मिलाकर मुग़ल प्रशासन एक प्रकार का सैनिक प्रशासन था। सद्र और काजी को छोड़कर सभी अधिकारी सैनिक मनसबदार होते थे। सद्र और काजी, तो सद्र होता था धार्मिक प्रमुख और काजी होता था न्यायाधीश। इनको छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी थे वो सब सैनिक मनसबदार थे। सैनिक मनसबदार होने का ये मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर सेना की तरह वो लोग काम करेंगे। अब कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ देख लेते हैं। तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की प्रतिछाया या परछाई। कागजी राज का मतलब अत्यधिक लेखन कार्य वाला प्रशासन, तो उसको पेपर स्टेट कहते हैं, कागजी राज। और सरखत मैंने बताया कि वेतन निकास पत्र होता था, यानी जो सैनिक वेतन लेना चाहता था वो सरखत नामक पत्र पर पहले हस्ताक्षर करता था। दीवान बयूतात होता था कारखानों का वित्त अधिकारी। वकील मुतलक, ये पूर्ण अधिकारों वाला प्रधानमंत्री होता था। मुस्तौफी होता था महालेखा परीक्षक, यानी ऑडिटर जनरल, ये मुस्तौफी होता था, महालेखा परीक्षक होता था। निष्कर्ष, तो एक व्यवस्थित निरंकुश तंत्र की स्थापना मुगल बादशाहों ने की, खासकर अकबर ने।
मुग़ल प्रशासन भारतीय इतिहास में केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष था। अकबर ने जिस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को दीवान, मीर बख्शी और मीर शमा के बीच अपनाया था, उसने साम्राज्य को 150 वर्षों तक स्थिरता प्रदान की। अंततः जैसा कि अबुल फजल ने कहा कि यह सब फ़र्र-ए-इज़्दी पर निर्भर था। फ़र्र-ए-इज़्दी का मतलब बादशाह के विवेक पर निर्भर था। तो ये था केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, आगे हम लोग इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि प्रांतों में कौन कौन से अधिकारी होते थे, वहाँ पे कैसे शासन होता था मुग़ल काल में, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। फिर हम लोग स्थानीय शासन के बारे में बात करेंगे कि ज़िले में कैसे होता था शासन, परगने में, गाँवों में कौन कौन से अधिकारी होते थे, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें।